Good morning, BSc Part 3. I'm taking your class of Zoology paper 2nd, and today I'm going to take the topic abiotic factor, which is in continuation of the previous class. आज हम पढ़ेंगे abiotic factors, humidity और current के बारे में. Humidity या जिसको हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, यानी वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. यही वायु की ह्यूमिडिटी प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा रेट ऑफ वाटर लॉस को भी अफेक्ट करती है. जब ह्यूमिडिटी कम होती है तब मॉइस्ट सरफेस से तेजी से पानी इवेपोरेट होता है. यह ह्यूमिडिटी दिन के समय कम और रात के समय सामान्यतः अधिक होती है. वो टेम्परेचर या तापमान जिसमें एयर का सैचुरेशन हो जाता है और पानी की बूंदें बनने लगती हैं, उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं. मैं वापस रिपीट करती हूँ, वो टेम्परेचर या तापमान जिस पे एयर का सैचुरेशन हो जाता है और पानी की बूंदें बनने लगती हैं, उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं. जैसे फ्रॉग्स, स्नेल्स, अर्थवॉर्म, मॉसेस, इनमें रेट ऑफ वाटर लॉस को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, यानी ये रेट ऑफ वाटर लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. इसलिए अधिकतर ये डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, नम जगह पे पाए जाते हैं. अब हम ह्यूमिडिटी को, जिसको हमने कहा नमी और उमस हवा में जल की मात्रा का अनुपात है और ये मौसम को प्रभावित करने वाला भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि यह ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है. पहली होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता. किसी स्थान पर यूनिट एयर में उपस्थित नमी की मात्रा का भार जिसमें टेम्परेचर कंसिडरेशन में नहीं है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसे हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, मतलब मॉइस्ट एयर के इकाई द्रव्यमान में जल वाष्प का द्रव्यमान स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाता है. और ये मेटीरियोलॉजी में इसको एक्सट्रीमली काम में लिया जाता है. फिर आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम, जैसे नाम बताता है, सापेक्ष आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं. इसको परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, यानी समान ताप और दाब पर वायु में जल वाष्प या वाटर वेपर की एक्चुअल या वास्तविक प्रतिशत मात्रा को दर्शाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और इसको हम मेजर कर सकते हैं साइक्रोमीटर या पेपर स्ट्रिप के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर या थर्मोहाइड्रोग्राफ के द्वारा. अब अगर हम इसका मेजरमेंट देखें, तो मेजरमेंट देखने से पहले हमें देखें कि ह्यूमिडिटी 3 चीज़ों पे से ज़्यादा अफेक्टेड होती है. इट्स ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एल्टीट्यूड एंड विंड एक्सपोजर. टेम्परेचर यानी तापमान. जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हवा पानी के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को होल्ड करेगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी. फिर आता है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, एटमॉस्फेयर थिनर होता चला जाता है, यानी कि वहाँ कम प्रेशर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जल वाष्प की मात्रा को होल्ड करने की क्षमता कम हो जाती है. देयरफॉर एबिलिटी ऑफ एयर टू कैरी मॉइस्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डेंसिटी. Therefore, humidity will definitely decrease with an increase in altitude. जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी. अब आता है विंड एक्सपोजर, यानी हवा का संपर्क. विंड से एयर का ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता बढ़ जाती है. तो अब हम देखें कि कौन कौन से तरीके से हम ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमने टेम्परेचर देखा, प्रेशर देखा, विंड एक्सपोजर देखा, एल्टीट्यूड देखा. अब देखें ह्यूमिडिटी, तो हमने 3 चीज़ें अभी देखी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिक्सिंग रेशो पे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, एयर का वॉल्यूम कितना है,
विंड एक्सपोजर कितना है, किस एल्टीट्यूड पे है। ऐसे ही सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो पे भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी एयर में मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर का रेशियो कितना है, वो कहलाएगा सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो। और हम वेपर प्रेशर पे भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं नमी के एनिमल किंगडम में। तो हम एम्फीबियंस के बारे में देखें तो ये एम्फीबियंस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी से, यानी नमी की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों से ही। एम्फीबियंस को ज़्यादा ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है रेप्टाइल्स के बनस्पत, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है और उस पर पानी ठहरता नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता रहता है जिससे कि उनकी स्किन मॉइस्ट होती है। तो इसलिए इनके ऊपर पानी ठहरता नहीं है और इनको ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। सो टू स्टे वेट इन ऑर्डर फॉर देम टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन they are in requirement of more humidity. Now comes silver fish. सिल्वर फिश जिसको हम लेपिज्मा कहते हैं, आपने देखा होगा जब नमी होती है, जब बारिशें होती हैं तो किताबों के आसपास छोटी छोटी सी लेपिज्मा दिखाई देती है, वाइट ट्रांसपेरेंसी। इसको फेवरेबल कंडीशन इसके रिप्रोडक्शन की होती है 80 to 90% ऑफ ह्यूमिडिटी। सो व्हेन देयर इज मोर ह्यूमिडिटी दे रिप्रोड्यूस अ लिटिल बिट फास्टर। तो ये इनका फेवरेबल कंडीशन होती है रिप्रोडक्शन के लिए। फिर आता है तीसरा ट्राइबोलियम, जिसको हम घुण कहते हैं, फ्लोर बीटल कहते हैं, जो हमारे आटे में दाल में दिखाई देता है। इसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तभी हमने देखा होगा कि जब नमी में या बारिश का मौसम आता है तो ये चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसमें इनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ये लार्वल स्टेज जल्दी से डेवलप होने लग जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमिडिटी। नाउ विल स्टार्ट विथ करेंट। एक्वेटिक लाइफ में ऑर्गेनिज्म हमेशा स्थिर नहीं होते और इसमें लगातार मूवमेंट होता रहता है। जैसे तालाबों और झीलों में रहने वाले एनिमल्स हवा से उत्पन्न करंट से प्रभावित होते हैं। हमने देखा है कि समुद्र के किनारे पर रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय या ऑसिलेटरी टाइडल करंट्स पाए जाते हैं, यानी दोलनीय ज्वरीय धाराएं पाई जाती हैं। और दूर महासागर में स्टेबल या स्थायी प्रवाह करंट होता है। तो ये जो करंट्स होते हैं ये महासागर में एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूज करंट सिस्टम, जो टाइड्स पर हो या सेंटर में हो, उन सबको बना रहे हैं। सो वो ह्यूज करंट सिस्टम बना देते हैं। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि हवा का प्रवाह भी करंट को गवर्न करता है। आंधी और तूफान आने पर कई एनिमल्स और प्लांट्स की पॉपुलेशन का रेशो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी उनका अनुपात डगमगा जाता है, जो सालों साल बाद भी स्टेबल नहीं होता। पूरा का पूरा इतनी तेज तूफान या आंधी आती है कि वो उस पूरी पॉपुलेशन को ही खत्म कर देती है। तो वाटर करंट और स्ट्रीम एनिमल्स को प्रभावित करते हैं। जो बहुत ही छोटे माइक्रो प्लांट्स या एनिमल्स हैं, जो सूक्ष्म प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो तेज करंट वाली जगह पर नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, ये तेज बहाव इनको बहा के ले जाता है, तो वो पूरी पॉपुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये करंट्स, इन करंट्स का ऑर्गेनिजम्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑन द एनिमल्स। एंड फर्स्ट इज इट हेल्प्स सेसाइल एनिमल्स, यानी स्थानबद्ध जीवन में सहायता करते हैं। जो सेसाइल या स्थानबद्ध एनिमल्स हैं उन तक ज़रूरी पदार्थ पहुंचाने के लिए करंट हेल्पफुल होता है। स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, बाइवल्व्स और बार्निकल्स में, इन सब सेसाइल एनिमल्स को जो स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट किसी भी डायरेक्शन से पहुंचाया जाता है। ऐसे ही ये रिप्रोडक्शन में भी करंट हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स के नर युग्मकों को करंट द्वारा निषेचन के लिए मादा युग्मकों के पास लाया जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन में भी
हेल्पफुल होता है ससाइल एनिमल्स के लिए, नहीं तो अदरवाइज वो वहां से मूव ही नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली आता है ट्रांसपोर्टेशन। ना ट्रांसपोर्टेशन बाय करंट, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईल। ईल एक लंबी थिन बोनी फिश है जो पतझड़ के मौसम में यानी ऑटम में एडल्ट ईल फ्रेश वाटर को छोड़कर, ये फ्रेश वाटर में है, ये फ्रेश वाटर को छोड़कर न्यूजीलैंड से साउथ पैसिफिक में समुद्री गहराइयों में चली जाती हैं। ट्रॉपिकल सीज में जाकर फीमेल्स अपने एग्स रिलीज करते हैं। ये देखिए गहराई में जाके इन्होंने एग्स रिलीज करा। मेल्स उनको फर्टिलाइज करके एग से निकलने के बाद लार्वे सतह पर आ जाते हैं। और ये जो लार्वा ये देखिए ऊपर आ गया, ये नीचे थे, ये सतह पे आ गए, ये सतह पर आ जाते हैं और वापस न्यूजीलैंड की ओर प्रवाहित होते हैं। वापस आने में करीब 17 महीने लग जाते हैं इनको। तो इस तरह से इनकी एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है जो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। ऐसे ही कई प्लैंकटन्स भी होते हैं जो प्लवकीय होते हैं। वो इंडिकेटर्स होते हैं यानी अभिलाक्षणिक होते हैं, और कभी कभी करंट ट्रेसिंग के लिए इन प्राणियों को उपयोग में लिया जाता है और इसीलिए इन्हें करंट इंडिकेटर्स कहते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये प्लैंकटन्स या ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये करंट इंडिकेटर्स होते हैं कि करंट तेज है या कम है, वो दर्शाते हैं। तीसरा आता है एब्रेसिव एक्शन। एब्रेसिव एक्शन का मतलब होता है अपघर्षणीय क्रिया। कभी कभी करंट ब्रेकिंग वेव्स उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से ओशन बीचेस पर, मतलब महासागरीय सागरीय तटों पर जो रहते हैं, उन रहने वाली पॉपुलेशन के बह जाने का खतरा ज़्यादा होता है। अब ये जो रिस्क फैक्टर है, इसके लिए इनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस पाई जाती हैं, यानी कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं इन एनिमल्स में। इस लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए या इसका मुकाबला करने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जिनको हम अडेप्टेशंस कहते हैं यहाँ। और ये अडेप्टेशंस हैं, जैसे पहला प्रेजेंस ऑफ होल्ड फास्ट यानी स्थापन अंग होते हैं, सीमेंटिंग ऑर्गन्स होते हैं यानी संयोजी अंग पाए जाते हैं, और चूषक पाए जाते हैं जो इन्हें बह जाने से रोकते हैं। फिर आता है रियोटैक्सिस, जिसको हम बोलते हैं धारा अनुचलन। तो जो फिशेस होती हैं वो अपने आप को करंट की डायरेक्शन में ही अभिविन्यासित कर लेती हैं, तो वो एक ही फ्लो में चलती चली जाती हैं, तो वो कहीं भी एब्रेसिव एक्शन से उनको हार्म नहीं होता। ऐसे ही कैडिस फ्लाई के जो लार्वा होते हैं वो करंट फ्लो के हिसाब से अपनी कवरिंग बना लेते हैं। जैसे ही करंट फ्लो इंक्रीज होता है तो ये सब के सब लार्वा जो होते हैं कैडिस फ्लाई के, ये स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं और आवरण का निर्माण कम पदार्थ से करने लगते हैं, मतलब कम पदार्थ से बनने लग जाते हैं। थैंक यू।